जी। अब कोई और बताना चाहिए क्योंकि मैंने कुंडली सबकी बना ली है। अब मैं बात करने जा रहा देखिए, हूँ। मैं बहुत दिनों से था बोल रही थी मैं कि जैसे सैटरडे के दिन अगर जन्म होता है, मतलब ऐसा हुआ है कि मेरी फैमिली में 4 बच्चे हैं, सभी शनिवार के दिन पैदा हुए हैं। तो कुछ ऐसा विशेष कुछ है क्या शनिवार के दिन होना था? शनिवार को जो लोग पैदा होते हैं 95% लोगों की जो स्पाउस है, लाइफ पार्टनर है, वो उम्र से 2 साल से ज्यादा छोटा मिलेगा। नहीं सॉरी, उम्र से 2 साल से छोटा मिलेगा या फिर उसको उम्र से बड़ा मिलेगा। लेडीज को तो उम्र से बड़ा पति मिलने की पूरी संभावना बनती है, चाहे एक दिन बड़ा हो। आप चेक करिए अपने जो सैटरडे को पैदा हुए हैं, क्या उनके पति की जो उम्र है वो भाई उनकी जी, उम्र भी से बच्चे हैं वो, बच्चे हैं, अभी शादी नहीं हुई है। तो उनका जब जीवन में रिश्ता तय करेंगे तो ऐसा आएगा कि जो बेटा है तो उसको पत्नी जो है 2 बड़ी मिल सकती है उम्र में, और हम आप मना करते चले जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, रिश्ता टलता चला जाएगा। तो लिखा के लाया है पत्नी उम्र में बड़ी मिलेगी उसको, एज में, चाहे एक दिन बड़ी हो, और या फिर बड़ी नहीं मिली तो 2 साल ज्यादा छोटी मिलेगी। यानी उम्र का बड़ा गैप होता है उसमें, 7-8 साल गैप हो गया, 6 साल गैप हो गया, 4 साल गैप हो गया, ऐसे। तो सैटर्न का प्रभाव होता है। शनि ग्रह लगन में बैठ जाए तो भी ऐसा प्रभाव होता है। अगर शनि ग्रह 7th हाउस बैठ तो भी ऐसा प्रभाव होता है। ये अब उपाय, ये बात चर्चा करेंगे जब जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे। आपने क्वेश्चन किया है तो शनि का पूरा उस दिन क्या होता है, सैटरडे का बड़ा रोल होता है जीवन में। वो रोल अब कुंडली में सैटर्न बैठा हुआ कहाँ पे है, कितने डिग्री पे प्लेस है, और किस भाव के साथ संबंधित उसका मामला बनता है, तब वो उस पर चर्चा चलती है। आप मोटे तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि सारे वार अच्छे होते हैं, सारे ग्रह अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं है, सब बढ़िया शानदार लोग हैं। हमें उनको उसी दृष्टि से देखना होता है, पॉजिटिव वे में। कोई ग्रह खराब नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है ऐसा, मतलब धारणा नहीं बनानी है आपने फजूल की। अगर धारणा बना के बैठ जाएंगे तो स्पिरिचुअलिटी से हट जाएंगे आप। स्पिरिचुअलिटी का पहला फार्मूला यही है कि फ्री फ्रॉम ऑल, जो कुछ भी आपने पहले से फीडिंग कर रखी है उसको आप थोड़ा सा उसके ऊपर स्टिक नहीं करना। पढ़ना है ठीक है, समझना है, उसके बाद स्टिक वही चीज ऐसा नहीं है। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं तो उसको आप, मतलब जो पुरानी बातें हैं, पूर्वाग्रह है, प्रचलित बातें, उनके हाँ, ऊपर उठना अगर आप उसमें है ना फंस भाई गए जी? हो, किसी पंडित ने ऐसा बता दिया, किसी ब्राह्मण ने बता दिया, किसी ने किताब में लिख दिया, टीवी पे सुना दिया, ऐसा होता है। ये ऐसा नहीं है ये। और मैंने जो बोला 95% ऐसे होता है, तो 5 मिनट समाना अभी भी चेंज करने की है ना, तो है ना, चेंज तो चेंज होता है। तो हमें 100% कोई भी चीज नहीं माननी, क्योंकि 100% होती नहीं कोई चीज। उसमें कोई वाक्य है, कोई सेंटेंस, कोई फार्मूला 100% होता ही नहीं है। उसमें अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है। आप अपने योग्यता, अनुभव, इंटरेस्ट के साथ में उसको किस लेवलिंग में लेकर के क्या करते हैं, वो आपकी खुद की धरोहर है, और वैसे ही आप परिणाम आपको मिलेंगे। तो मन को सकारात्मकता में लगाने से परिणाम सकारात्मक ही आएंगे, ये बात की गारंटी है। तो हम भाव तीसरे की चर्चा करने जा रहे हैं आज, बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। कुंडली देखते हैं तो आप पहले दिन तो बताया था मैंने, पहला भाव था सेल्फ का, था जैसे खुद की शरीर में देख के मेरा खुद की पर्सनैलिटी थी। नंबर 2 में था मेरा परिवार, मियाँ बीवी बच्चे, 4 आइटम, बस, ज्यादा नहीं। अब तीसरे भाव पे जब चर्चा कर रहे हैं तो इसका मीनिंग है मेरे छोटे बहन भाई। मेरे छोटे बहन भाई कैसे होंगे, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, वो मेरी कुंडली से तीसरे भाव से पता लग जाएगा। इसके अलावा पड़ोसी कैसे मिलेंगे मेरे को। इसके अलावा आपके शरीर का जो जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन प्रणाली है, ये तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रहों और उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव पर डिपेंड करती है। हाँ, बीमारी हो जाती है तो भी इसी बात को चेक करते हैं, थर्ड हाउस में कौन सी प्लेनेटरी पोजीशन का असर पड़ रहा है। थर्ड हाउस से रिस्पिरेटरी सिस्टम प्लस जो आपके मांस मज्जा है, ऊपर की चमड़ी है, उसका कलर है, चेहरा सुंदर है, नैनक्स अच्छे हैं, शरीर गौरवर्ण है, ब्लैक है, थर्ड हाउस से चेक किया जाएगा इसका। कलर का तो पहले से भी कनेक्शन होता है, पर थर्ड हाउस का, उसका स्किन की जो प्रॉब्लम आती है वो सारी थर्ड हाउस से चेक की जाती है, थर्ड हाउस में कौन सा कौन बैठा है। इसी प्रकार आपके उंगलियां हैं, हाथ हैं आपके, कंधे हैं आपके, ये भी थर्ड हाउस ही माने जाते हैं। ये शरीर की बात होगी। अब संबंधित लोग कौन, छोटे बहन भाई हो गए, पड़ोसी हो गए, माता जी विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या माता जी का इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा,
उन पे कोई ऐसा कोई गलत आरोप या उसकी बदनामी तो नहीं होगी, वो सारा थर्ड हाउस से पता लगता है। उसके जो नेगेटिव पार्ट है थर्ड से पता लगेंगे। संतान के लाभ क्या होंगे वो थर्ड हाउस से पता लगते हैं। संतान कितनी लाभकारी होगी वो वहां से पता लगेंगे। मामा जी हैं हमारे, उनकी तरक्की कितनी होगी वो भी थर्ड हाउस से पता लगती है। इसके अलावा पिता का कारोबार कैसा होगा, पिता की मृत्यु कैसी होगी वो भी थर्ड हाउस से पता लगता है। बड़ा भाई है या दोस्त है, उसके साथ मेरे संबंध कैसे बने रहेंगे, किस प्रकार के संबंध होंगे वो भी यहाँ थर्ड हाउस से पता लगता है। छोटे बहन भाइयों का हेल्थ, बड़े भाई के साथ संबंध, नौकरी में बदलाव आ रहा है आपका, वो भी थर्ड हाउस से देखा जाएगा। इसके अलावा वास्तु की बात करें तो थर्ड हाउस को लेटर बॉक्स किसी जमाने में हुआ करते थे, आजकल नहीं होते, पर लेटर बॉक्स की जगह लेटर आ रहे हैं। या आप मोबाइल कहाँ रख रहे हैं वो थर्ड हाउस, पुस्तकें कहाँ रख रहे हैं, आपकी स्टडी टेबल कहाँ पे है, थर्ड हाउस से देखा जाएगा। या झूले लगाए होते हैं कई बार घरों में, वो भी थर्ड हाउस, कहाँ लगाया झूला, वो थर्ड हाउस कितना पावरफुल है वैसे झूला लग जाएगा। इस तरह करके वैरायटी ऑफ। इसके अलावा एक बात और है, पत्राचार से पढ़ाई करना, कम्युनिकेशन, राइटिंग लिखना, आप लेखक बनते हैं, लिखते हैं कुछ, थर्ड हाउस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाते हैं। जो बच्चे आईटी में इंजीनियरिंग करते हैं, थर्ड हाउस बड़ा पावरफुल होता है, हम कहते हैं कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए या आईटी सेक्टर में जाना चाहिए। इसी प्रकार पढ़ाई के दौरान क्या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होते हैं या ऑनलाइन पढ़ाई होती है या ऑनलाइन क्लासेज, अभी अपने क्लास कर रहे हैं, भी थर्ड हाउस में चल रहा है। और आज की कुंडली में बनाई है मैंने 8:01 पे, तो उसमें थर्ड थर्ड हाउस का जो बनता है मामला, उसमें बृहस्पति की राशि है और जो लॉर्ड जुपिटर है वो फोर्थ हाउस में, यानी कि प्रोग्राम अच्छा ही जाएगा, ज्ञानवर्धक होगा, सबको फायदा, मन को शांति देगा, मन के कई आयाम को स्थिर कर देगा, ये इसके परिणाम पता लगते हैं। थर्ड हाउस से हमें इवनिंग क्लासेस, पार्ट टाइम काम करना या पार्ट टाइम कुछ जॉब करना या छोटी छोटी यात्राएं करना, घर से जाना और फिर वापस आना। कुछ लोगों का दफ्तर घर में ही होता है या एक ही जगह पे सारे काम हो रहे थे, उनके थर्ड हाउस में कुछ और परेशानी होती है। कुछ लोगों का होता है कि जाना और वापस आना, गारंटी है भी शाम को आना, गए और आए, तो थर्ड हाउस के अंदर यही सारी बातें देखा करते हैं। या छोटी यात्राएं होती हैं, या कई बार कहते हैं मेरे छोटे से मेरे घर के अंदर ही परिवर्तन कर देते हैं, तो वो भी थर्ड हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस की बात करें हम, फोर्थ हाउस जो होता है हमारा शरीर में देखें तो हमारे सीना बोलते हैं, वक्ष स्थल, इसको फोर्थ हाउस बोलते हैं। कितना चौड़ा है, किस प्रकार की इसकी बनावट है, इसके बारे में चौथे भाव से देखते हैं। मन की शांति भी इसी से देखते हैं कि आदमी कितना शांत है या कितना डिस्टर्ब है। मन के विचारों की जो स्पीड है वो भी फोर्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा माता के बारे में देखते हैं, माता का स्वास्थ्य कैसा होगा, माता का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, कमी आएगी नहीं आएगी, कहाँ तक चलेगा, क्या सहयोग मिलेगा, ये सारा फोर्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा मकान, जिस मकान में रह रहे हैं, घर, वो फोर्थ हाउस से देखते हैं। बाग बगीचे वाला है, छोटा है, आसपास के माहौल में वातावरण अच्छा नहीं है, तो फोर्थ हाउस माना जाएगा। और साथ में वाहन किस प्रकार का आपके पास, वाहन टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, या मनपसंद वाहन है नहीं है, ये सारा फोर्थ हाउस से। लोन पे लेना है तो वो वाहन लिया गया है, पुराना लिया गया है, सेकंड हैंड, न्यू लिया गया है, चॉइस का मिला है, ये फोर्थ हाउस। इसके साथ में आप जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या जाते हैं, खास तौर से पढ़ने की बात है, जहाँ पे आप रेगुलर जाते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो कैसा होगा। घर है, घर से दूर जाते हैं तो बाहर जाकर के देखिए कैसा, बढ़िया है या नॉर्मल है, गवर्नमेंट के द्वारा एडेड है नहीं है, वो सारा फोर्थ हाउस से पता लगता है। इसके अलावा छोटे बहन भाई हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, यहीं से पता लगेगा। संतान विदेश जाएगी कि नहीं जाएगी, इसी भाव से पता लगेगा।
संतान की असफलता वो भी इसी भाव से पता लगेगी। पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, उससे लाभ किस प्रकार का प्राप्त होगा, मेरे को कितना मिलेगा, वो भी 4th हाउस से देखा जाता है। पति पत्नी की आपस में बनेगी कि नहीं बनेगी, तो 4th हाउस से देखा जाता है। कितना लाभ दे पाएंगे दूसरे को, अंडरस्टैंडिंग करके। पिता की दुर्घटना होएगी या नहीं होएगी, ये यहीं से देखा जाता है। उनका ऑपरेशन होगा, तकलीफें होंगी, वो भी यहीं से देखा जाता है। लव मैरिज होएगी कि नहीं होएगी, प्यार असफल होगा या सफल होगा, तो असफल होगा वो 4th हाउस से। अबॉर्शन होगा, मिसकैरेज होगा, कंसीवमेंट होके गड़बड़ हो गई, वो भी 4th हाउस से। संतान से बिछड़ना, वो भी 4th हाउस से। और अब रही बात वास्तु की, तो वास्तु में आप जिस रूम के अंदर अपनी स्टडी करते हैं, उस रूम को 4th हाउस से देखा जाता है। और उस रूम में क्या क्या आवश्यकता है, किस प्रकार का सजा हुआ है, बना हुआ है, किस प्रकार बनावट है, कारपेट बिछी हुई है, कलर कैसा है, कैसे कंफर्टेबल फील करते हैं, 4th हाउस से। 3rd हाउस से क्या था, विंडो, मकान की कितनी खिड़कियां लगी हुई हैं, रोशनदान कैसे हैं, ओपनिंग कैसी है। पहला डोर था, दूसरा विंडो, वेंटिलेटर, और 4th है मकान पूरा। तो अलग अलग वास्तु के नियमों से भी साथ से चलता है। एस्ट्रो वास्तु का मतलब यही है कि मैं वास्तु की बात भी साथ बताता जा रहा हूँ। कुंडली में अगर किस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है, तो उस प्रकार का मकान हमारे को मिलना तय है, वैसा ही मिलेगा। तो अब ये बातें अपने 4 भाव या 4 खाने या 4 हाउस के बारे में अध्ययन कर लिया। अभी ये यहाँ पे देखा जाता है, यानी कि यूनिवर्स के लगभग 120 डिग्री को हमने कवर कर लिया एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए। अभी हमारे पास 2 सेगमेंट हो रहे हैं, 120 किलोमीटर डिग्री के, 120 के 2, यानी 240 की डिग्री और पड़ा बकाया। तो अगले सप्ताह में 2-2 करके चलते जाएंगे। इसमें बाद में बताना चाहूंगा कि 4 यानी 120 डिग्री के 3 सेगमेंट का मीनिंग भी अलग है, वो नक्षत्रों से बात चलेगी, तो हम बाद में बात करेंगे। अभी अपने को 1, 2, 3, 4 इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हो आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कुंडलियों के बारे में बात करेंगे। भाई जी, जैसे आपने फादर के बारे में बताया, एक्सीडेंट या ऑपरेशन या फादर की तकलीफ, या फादर का ना होना भी 4th हाउस से पता चलता है। हाँ, फादर का जो सुख है, ये 4th हाउस, माता का सुख पता लगता है, माता का सुख। और पिता के सुख देखने तो 9th हाउस से पता लगेगा। अभी बात नहीं कर रहे 9th के, 4th की कर रहे हैं। माता के सुख के बारे में बात करेंगे तो 4th हाउस। पिता के दुर्घटना है, उनका कोई एक्सीडेंट हो गया है, या उनको तकलीफ हो रही है, या उनकी मृत्यु हो रही है, तो वो वहां से पता लग जाएगी। जी। ऑपरेशन कोई पिता का हो रहा है, तो मृत्यु का तो पिता का देखना पड़ेगा, उसका 12वां कर देखना पड़ेगा। वो मैं अभी यहाँ आया नहीं प्रश्न, अभी मेन तो माता के संदर्भ में बात की जा रही है। पिता के बारे में तो उसके ऑपरेशन कराना है तो वहाँ चेक कर सकते हैं आप पिता का, क्योंकि ये क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इसे भी आपको टेक्निक समझाऊंगा, सारा समझ में आ जाएगा। पहले आप थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाइए धीरे धीरे करके, और मन में जो जिज्ञासा आती है वो कर सकते हैं। तो नियति जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए क्या है? 12/12/1961। और टाइम बताइए। अहमदाबाद का जन्म है, अहमदाबाद। टाइम बताइए। 9:30 सुबह का, 9:30 मॉर्निंग। और अहमदाबाद। और आपका डेट ऑफ मैरिज बताएंगे? 2 जून 1986। और 96 1986। 96
1986 86 1986 हाँ, तभी मैं हो रहा इतना लेट कैसे हो गया। और फर्स्ट इशू क्या था आपका? 1987 we 28th June 1987 we क्या June क्या 28 क्या क्या 19 बता रहे हैं? लड़की का जो हाँ, बट पहले फर्स्ट इशू फीमेल है, फर्स्ट इशू लड़की है, फिर सेकंड सेकंड लड़का है। अच्छा, 21 ब्लड अक्टूबर ग्रुप ब्लड ग्रुप आपका प्लस बी है, ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव है। अच्छा, बढ़िया। लड़के का ओके, नहीं वो बाद में बात करेंगे, अभी तो एक एक बार ऐसा करके करके ओके बना ओके। दिया मैंने। एक एक करके भी 6-7 कुंडलियां हो गई हैं। हाँ और हाँ, कोई रह गया तो बता सकता है, उनका नाम भी ले सकते हैं अपने। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, नमस्ते जी। अब अभी क्या है कि आपको कुंडली आपके पास है, तो मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ। कुंडली है आपके पास? है ना? हाँ, तो आप देखिए यार कुंडली में देखो, सबसे 9 अंक लिखा हुआ है। 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर। बरोबर, धनु लग्न। हाँ, धनु लगन आप समझते हैं। एसेंडेंट लिखा हुआ है लगन या एसेंडेंट धनु, यानी पहले भाव में जो राशि आई वो 9 नंबर की आई। हाँ सर। भाव सारे फिक्स हैं, राशियां बदलेंगी और ग्रह बदलेंगे। हाँ तो पहले भाव में धनु राशि आई, धनु राशि, और सेकंड भाव में आपका 10 नंबर लिखा हुआ है, थर्ड में 11 लिखा हुआ है, चौथे में 12 लिखा हुआ है, यही है ना? यस यस राइट। हमने अभी तक आपकी चर्चा इसी पे की है। तो पहले भाव में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में आपके 4 ग्रह हैं, आ रहे, सैटर्न है, जुपिटर है, मून एंड केतु है। राइट, और बरोबर। उसका जो बैकग्राउंड है राशि 10 नंबर की राशि, यानी शनि ग्रह की राशि है वो। हाँ बरोबर। 9 नंबर की राशि का मालिक बृहस्पति, 10 नंबर की राशि का मालिक शनि, 11 का भी शनि, 12 का फिर बृहस्पति। तो हाँ बृहस्पति बैठा है नेक्स्ट राशि 10 नंबर में, तो 10 नंबर बृहस्पति बैठ गया। अब इनकी डिग्री भी देख सकते हैं आप। आपके जो लगन है वो 26.27 डिग्री पर है। हाँ बरोबर। इसका मतलब ये निकलता है जितने डिग्री, यानी 8 डिग्री से 22-23 डिग्री तक तो बहुत पावरफुल होती है। फिर बाद में धीरे धीरे 30 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते कमजोर हो जाता है। तो इसको मैं नहीं मानते लगभग बराबर से, तो एवरेज हाइट आपकी, एवरेज हाइट, एवरेज आपकी हेल्थ वगैरह थी है। इसका मीनिंग ये निकलता है डिग्री वाइज देखें तो। अब बृहस्पति बैठा आगे 12वीं डिग्री पे, 12 डिग्री पे बैठा है 10वें राशि पर नेक्स्ट भाव में। इसके साथ सैटर्न बैठा है 0-4 डिग्री पर, मून बैठा है 21.26 डिग्री पर, केतु बैठा है 26 डिग्री पर। बरोबर। आपका अध्यात्म में आने का जो मेन मुद्दा रहा है वो सैटर्न एंड जुपिटर है, जो इकट्ठे बैठे हैं। थैंक यू, बरोबर। और और जो मून है वो एक गज केसरी योग बना के बैठा है, साथ में सैटर्न के साथ बैठने से जरूरत से ज्यादा अच्छा इंसान बनाता है। थैंक यू जी, थैंक और यू। मून के साथ केतु बैठ गया तो ये बताता है कि आप ओवर थिंकिंग से भी जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ये आपको ऊंचाइयों पे लेके जाता है। यानी इन 4 ग्रहों ने आपके, आप, आपके पति साहब और आपके बच्चे, इन सब को इसने आध्यात्मिक जीवन में ढाल दिया। ऐसा ही है। अच्छा, राइट। और पुलिस में आपने जॉब किया, वो जॉब आपने पुलिस में करके पुलिस से रहे नहीं आप वहां पे। बरोबर, राइट। बरोबर। मतलब वहां के जो संस्कार होते हैं इन जनरल हम सुनते हैं, वो वैसा व्यवहार आपके साथ नहीं था, आप नहीं थे वैसे। राइट। ये यहाँ से पता लगता है। और आपके, फिर आपकी 4 नंबर राशि है तो उस पे राहु बैठा हुआ है 8 नंबर भाव में। बरोबर। हाँ और राइट। 12वें भाव में बैठे मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, ये आपके राइट। 12वें भाव में बैठे हैं। तो बरोबर। मांगलिक मांगलिक योग भी बना हुआ है, और बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है, और एक सत्यनारायण योग बनता है वो बना हुआ है। हर तरह के योग आपके आपके लगन, यानी कि मस्तिष्क के दोनों ओर हाँ 4-4 ग्रह बैठे हुए हैं। वंडरफुल कुंडली है ये आपकी। अब हाँ आपका शुरुआती शुरुआती दौर में 28 साल से लेके 32 साल तक का जो समय था वो बड़ा स्ट्रगल और बड़ा ही ऐसे रहा होगा।
तो इन ग्रहों का रोल चला है। वर्तमान में मरकरी की दशा चल रही है आपको, तो मरकरी आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ से लेकर के आपको चेतावनी देता है। ये शुरू हुई है दशा आपको 2023 के मई से। तो अब यहाँ से 17 साल दशा मिली है आपको। मरकरी जो है वो आपके 7th हाउस का और 10th हाउस का मालिक है और बैठ गया 12वें घर में। तो यहाँ बैठ करके आपको ये कहता है भी या तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं करेंगे तो ये पैसा हॉस्पिटल में जाएगा। राइट। अभी सासू माँ एडमिट ही है भाई साहब, वही मैं पूछने वाली थी। सासू माँ एडमिट है ना, क्या करूं, मुझे टेंशन ही आ गया है। तो आप देखिए पैसा किसी न किसी रूप में हॉस्पिटल में जा रहा है। वही आप इसका तोड़ क्या है, आप पैसा आप या तो सोना खरीद लीजिए या प्रॉपर्टी पे लगा दीजिए या एफडी खरीद दीजिए, रख लीजिए, ताकि पैसा वहां इन्वेस्ट हो जाएगा तो यहाँ माता जी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा है, ये तोड़ है। थैंक ये यू। एंटी चलना होगा, नहीं तो ये तो खर्चा कराएगा, आपका खर्चा खूब करा रहा है, कराता चला जाएगा। आपकी खुद की हेल्थ का भी खर्चा कराएगा, आपके वाणी का खर्चा भी कराएगा, आपकी एनर्जी का भी अननेसेसरी वेस्ट कराएगा। तो उसको रोकने के लिए एक तो मेडिटेशन करेंगे तो ये एनर्जी आपकी अपलिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ बचत हो गई, वो भी सिक्योर हो गया। और पैसे को भी आप मैक्सिमम कोशिश करिए एफडी के रूप में किसी इन्वेस्ट कर दीजिए, जब जरूरत पड़े तो निकाल लेना। अच्छा, ओके, आपकी होरोस्कोप के अंदर बाकी चर्चा बाद में करेंगे, बना के रख लिए मैंने। अब आपने दूसरे मेंबर पे चलते हैं, मोनिता जी। मोनिता जी बात कर रहे हैं? जी भैया। आपके होरोस्कोप आपके पास देखिए 10 नंबर लिखा हुआ ऊपर टॉप पे। जी। 10 नंबर में लगन लिखा हुआ है, एसेंडेंट लिखा हुआ है एस, तो ये मतलब ये वो पहले भाव में आपको 10 नंबर की राशि है शनि ग्रह की। जी। और शनि ग्रह का जो मालिक, शनि ग्रह जो है वो 4th हाउस 1 नंबर में बैठा हुआ है, आर लगा हुआ है साथ में, ऐसा ही है। जी 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 जी। तो आप बोलेंगे पहले भाव मेरा लगन है, मकर लगन, और लग्नेश यानी लगन का मालिक जो है वो शनि, वो 4थे घर में बैठा हुआ है। ये कुंडली देखने का तरीका पता लग गया आपको। अब नंबर 2 11 नंबर लिखा हुआ दूसरा भाव हो गया, इसमें राहु है। जी 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 जी। और 3rd हाउस में 12 नंबर लिखा है, यानी मीन राशि है, ग्रह कोई भी नहीं है। जी जी जी। तो आप देखेंगे आपका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है काफी तकलीफ से हुई होगी, काफी स्ट्रगलफुल लाइफ से निकले होंगे, पढ़ाई जो की आपने। ये शनि ग्रह का प्रभाव बता रहा हूँ आपको। तो मकान भी जो है आपको क्योंकि मंगल की दृष्टि है, तो मंगल की राशि में शनि है, तो मकान होगा या तो साउथ में होगा, वेस्ट में होगा। जी, वेस्ट फेसिंग है भाई जी। हाँ, वेस्ट फेसिंग इसलिए ना, कोई शनि बैठ गया तो वेस्ट फेसिंग का मालिक है ये, तो मकान को, और मकान भी छोटा देगा, बड़ा मकान नहीं बनाएगा। मकान क्या छोटा ही है, बड़ा है? नहीं, बड़ा, बहुत बड़ा नहीं है जी। हाँ, वो फिर कारण पति के देखने पड़ेंगे, आपके तो कुंडली में ये बोलता है। और दूसरा बात देखने लगी आगे बार 2 नंबर 2 भाव, 5 भाव 6 भाव 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, 8वें भाव में चंद्रमा और केतु है। जी जी जी। फिर 9वें भाव में नहीं है, 10वें भाव में शुक्र और मंगल है, 11वें में बृहस्पति है, 12वें में मरकरी और सूर्य है, ऐसा ही है ना। बृहस्पति किसने बोला भाई जी आपने? 11वें भाव में है, 8 नंबर की राशि पर है, 11वें भाव में है। अच्छा, जी जी जी। काउंट करेंगे ना 1 2 3 4 ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज, तो 11 हाँ, नंबर जी कहते हैं। जी 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 जी। अभी आप सीख रहे हैं कि भाव किसे कहते हैं, भाव फिक्स होते हैं और राशियां और ग्रह बदलते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यानी पीछे का पर्दा जो है वो फिक्स है 30 डिग्री का, उसके आगे से मूवमेंट राशि का होता है और साथ में ग्रह का होता है। भाई जी जहाँ 9 लिखा है और बुध है और सूर्य, वो 12वां भाव होगा क्या? 12वां भाव बोला जाएगा, 12वां खाना, 12वां भाव, 12th हाउस ऐसे बोला हाँ जाएगा। जी
जी उसमें जी जी बृहस्पति है, बृहस्पति अपने से 12वें घर में नंबर 8 नंबर राशि में चला गया। हम्म। तो ये मीनिंग इनके अलग अलग हैं। आपके कुंडली में बड़े अच्छे पावरफुल योग भी हैं। एक खास बात देखिए आपने, मैंने बहुत पहले बताया हुआ था, चंद्रमा केतु के साथ हो, शनि के तो साथ हो। अध्यात्म में जाता है। हाँ, तो हाँ आपका भी है और नीति बहन जी का भी है। जी, इसीलिए हम एक फैमिली में आ गए। हाँ, ये अभी हाँ और सभी सभी ऐसे ही हैं। देखना अभी आगे और चलते हैं ना, अभी आप छाया जी को देखेंगे, उनका मिल जाएगा, कहीं सभी का मिलेगा। चंद्रमा और के भाई साथ या तो शनि होगा या उनका। क्या भाई जी, यहाँ जैसे नीति दीदी का भी 12-12 किसी न किसी में आ रहा है। रवि हाँ, भाई का भी 12-12 और मेरा भी 12-12, भले शादी का हो या बर्थ का हो, ये हम तीनों का 12-12 है। बृहस्पति ग्रह का रोल है ना। देखो 1 और 2 चंद्रमा सूर्य है, बृहस्पति बन गया, तो बृहस्पति का रोल है। बृहस्पति भी तो अध्यात्म का भी कारक है और वर्ल्डली कंफर्ट्स का भी, टीचिंग का भी कारक है। यानी आप टीचर भी तो है, हाँ टीचिंग जी का भी कारक जी जी। बनता है। तो आपके मन में बताना मेरे को इतना था कि भाव किसे कहते हैं और ग्रह कैसे हैं, राशियां कैसी हैं। ये बात मेरे को लगता है क्रिस्टल क्लियर होगी, किताबें पढ़ने से नहीं आएगा ऐसे आपको। अब क्लियर होगी ये बात सारी आपको। हाँ जी आगे जी जी। आप कुंडली से पता लग रहा है ना, आप कुंडली देखना कैसे कहते हैं, ऐसे कुंडली देख सकते हैं आप फटाफट। हाँ जी जी जी। अब ये बात आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास है छाया जी। छाया जी, जी भाई साहब। आपका देखिए 4 नंबर की राशि है टॉप पे। हाँ हाँ जी। तो लगन आपका 4 नंबर, यानी कि आपके शरीर का मालिक 4 नंबर है, यानी चंद्रमा हुआ। चंद्रमा फास्ट मूवमेंट वाला प्लेनेट है, जल्दी से बहुत फास्ट चलता है। तो आप मुनीता जी अपने म्यूट। अपने शरीर को उसी तरह से, क्योंकि चंद्रमा सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, तो वैसे आप अपने आप को बना के रखने के लिए व्यवस्था में लगे रहते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और 5 नंबर अब नेक्स्ट सेकंड भाव में तो शुक्र आ गया, 6 भाव 6 नंबर की राशि के साथ में सूर्य आ गया थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में मरकरी एंड राहु आ गया। ऐसा ही है ना। हाँ जी। फिर फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ में कोई ग्रह नहीं है, नाइन्थ में जुपिटर आ गया, टेंथ में मून के साथ में केतु आ गया। तो वो मून वाला केतु आपका भी है, नीति बहन जी का भी है और मोनिता जी का भी है। ओके। जी फिर आपका 11th हाउस में मंगल आ गया। तो ये इनकी प्रेडिक्शन तो चलती रहेगी, बीच बीच में आपको बता दिया गया अभी आपकी राशि कौन सी है, भाव कौन सा है और नक्षत्र कौन सा है। सो नक्षत्र नहीं, भाव और राशि और प्लेनेट ग्रह, तीन का भी इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। नक्षत्रों की बात अभी नहीं कर रहे अपने, इनके डिग्री वाइज के साथ में चल रहे हैं। मन में कोई बात हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट चलते हैं अपने शालू जी का। नहीं जी भाई साहब। हाँ, आप सुनते रहिए। जी ये उर्मिला जी, आपकी कुंडली में देखिए फर्स्ट भाव में लगन बोलते हैं जिसको, 1 नंबर लिखा हुआ है, मंगल की राशि है। जी और सेकंड भाव खाली है। थर्ड में आपके शुक्र सूर्य और बुध 3 ग्रह हैं। जी फोर्थ में चंद्रमा के साथ राहु है। अब देखो 3 मेंबर्स का तो केतु था, अब चंद्रमा के साथ राहु आ गया। तो मतलब क्या है, अध्यात्म में अब राहु का आना और केतु के आने में बड़ा अंतर है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। पर इस बच्चे का, इस जातक का जीवन जो है अध्यात्म में आना जरूरी है, तो अपने आप आ जाता है, परमात्मा इकट्ठा कर देता है। जी 5 नंबर जो जगह है वहाँ 5 नंबर की राशि है, जुपिटर मंगल और सैटर्न 3 ग्रह हैं। 6 7 8 9 खाली है। 10 नंबर में केतु है, 11 12 खाली है। यही है ना पोजीशन आपकी पढ़ने की। जी अब आगे बढ़ते हैं अपने और मेंबर जो हैं, रवि किन्नरा जी। भैया जी एक फादर प्रश्न साहब, था। बोलो बोलो, क्या प्रश्न आपको, बोलिए। जी जैसे हम लोग का भी ना क्या है कि बहुत सारा पैसा हॉस्पिटल्स में बहुत जाता है, तो इससे बचने के लिए क्या। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप पैसे को सेव करके रखते हैं और ये सोच के करते हैं कभी ना कभी काम आएगा, तो उसका सरल तरीका ये है, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी में लगा दीजिए या एफडी करा दीजिए लंबे समय के लिए, या कुछ सोना वगैरह खरीद लीजिए, चांदी खरीद लीजिए।
ये चीजें क्या कभी भी काम आ सकती हैं। अगर पैसे पड़े रहे घर में या ऐसे सोचते रहे भी कभी जरूरत पड़ सकती है, तो जरूरत पड़ती रहेगी, फिर आपको हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा, या वकील को देने पड़ेंगे, कहीं कहीं और देने पड़ेंगे, वेस्ट चले जाएंगे पैसे। आप जी सबसे सरल तरीका है, उसको इन्वेस्ट कर लीजिए आप। अब पैसे आपके पास नहीं होंगे तो प्रकृति पैसे या तो देगी आपको हॉस्पिटल भेजने के लिए, तो पैसे की इनकम बढ़ेगी आपकी। फिर बात समझ में आ रही जी है? अगर जी किसी को बीमारी हो गई है कोई, तो उसको क्या करना चाहिए, बैंक से लोन ले लेना चाहिए, अपने पैसे जमा करा देने चाहिए, एफडी करा देनी चाहिए, बैंक से लोन लेना चाहिए। अब बैंक से लोन लेना, जी बैंक उतारने के लिए वो पूरा गृह काम करेगा, वो उसको काम ज्यादा देगा या उसको सेठ ठीक कर देगा, उसको दोनों में से कुछ करेगा। ये मैंने प्रैक्टिकल बहुत किए हुए हैं। ये उपाय है। जी उपाय ये नहीं है कि प्रार्थना करने चलो मंदिर में जाकर के, या कहीं मत्था टेक लो, कोई मन्नतें मान लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप टेक्निक समझिए होरोस्कोप का। टेक्निक क्या है, ये साइंटिफिक है, पूरा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमें पहला फार्मूला यही है कि परमात्मा पे शक नहीं करना, हमें विश्वास रखना है, पूरा का पूरा तंत्र सही है। और जी इसका हमें नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव का पॉजिटिव कैसे ले लें, उसका ध्यान रखना है। फिर भी कुछ नहीं होता तो मान के चलना चाहिए कि वो बहुत कड़ा समय चल रहा है जो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, परंतु उसकी सीमा थोड़ी कम हो जाएगी, उसके अंदर रुकावटें थोड़ी कम हो जाएंगी, कुछ कमियां आ जाएंगी उसके इंटेंसिटी में। ये हम कर सकते हैं। भाग्य बदल नहीं सकते किसी का, किसी के कर्मों को जी खराब अच्छा नहीं कर सकते, परंतु उसके कर्मों में सुधार करके थोड़ा सा एक प्रकार से कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, यानी क्वालिटी क्वालिटी ला सकते हैं कर्मों की, ये कर सकते हैं। श्वासों की संख्या फिक्स है, अब श्वासों की क्वालिटी आपके हाथ में है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है। तो मेडिटेशन कर रहा है, अब रास्ता नहीं बचता कुछ भी। जी तो आगे बढ़े, रवि भाई हाँ से बात जी करते हैं। जी रवि भाई फादर साहब साहब, मेरी जी। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? 24 जून 1988। कौन बोल रहे हैं? हेलो, कौन बोल रहे हैं भाई लेनिन बोल साहब? रहा हूँ फादर साहब। अच्छा अच्छा, लेनिन लेनिन बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, बोलो। आपको मेरी डेट पता है? 24 जून 1988। हाँ जी, अब आप पता देखो मेरी है। कुंडली। अच्छा, आपका फर्स्ट हाउस में 9th नंबर लिखा हुआ है, यानी कि आपका जुपिटर की राशि पे आपका लगन है, सैटर्न उसी में बैठा हुआ है। दूसरे भाव में 10th राशि है, 11th में राहु और मंगल है, 3rd हाउस में। 4th खाली है, 5th खाली है, 6th में 3 प्लेनेट बैठे हैं, जुपिटर, मरकरी एंड वीनस। 7th में सूर्य बैठा हुआ है और 8वां खाली है, 9th में केतु है, 10वां खाली है, 11वें में चंद्रमा बैठा हुआ है, 12वां खाली है। तो ये आपके भाव है, पहले से लेके 4, मैंने 12 भाव के बारे में चर्चा कर लिया है। इनके कुंडली के जो परिणाम है वो तो बता दूंगा बाद में, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले आपका कुंडली पढ़ने का तरीका देख लो, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये आपके भाव के अंदर कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इनको ही आपने देखना है। इनके बाद में परिणाम जो आएंगे वो धीरे धीरे करके बताते चले जाएंगे। एक मैं आपको वैसे बीच में बोल देता हूँ, जहाँ केतु बैठा होता है ना, जैसे आपका केतु 9th हाउस में बैठा हुआ है और अपने साहब बहन जी का केतु बैठा हुआ है 10th हाउस में, और उर्मिला जी का केतु बैठा हुआ है 10th हाउस में, तो नीति बहन जी का केतु है 2nd हाउस में, और मोनिता बहन जी का जो केतु बैठा हुआ है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो जहाँ केतु बैठा होता है वहां के परिणाम से उसको अलग कर देता है, यानी 10th हाउस में बैठने का मतलब होता है उसको रेगुलर जॉब नहीं मिलेगा, उसको रेगुलर इनकम के सोर्स नहीं मिलेंगे, उसको रेगुलर पद प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। 8th में बैठा हुआ है तो 8th का परिणाम होता है आयु से, उम्र से। तो वहां पे जितने भी नेगेटिव पार्ट्स हैं वो सारे मुक्त हो गए,
उम्र लंबी हो गई, इसको ऐसे भी कहेंगे। 9th में बैठता है केतु, तो इसका मीनिंग ये होता है पिता और पिता के संबंध जितने भी हैं उनसे उसको अलग करने का प्रयास करता है, धार्मिकता से अलग करने का प्रयास करता है, विदेश जाने की योजनाएं हैं उससे उसको अलग कर देता है, हायर एजुकेशन के अंदर ले जा करके उसके परिणाम से उसको अलग कर देता है। सेकंड भाव में केतु बैठा है तो मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चे से अलग कर देगा, यानी उसको जॉब दिला देगा ताकि वो पैसा कमाने चला जाए, परिवार से अलग हो जाए। क्यों बहन जी, ऐसा ही हुआ है? केतु जिसका जहां बैठ जाएगा उस भाव के परिणाम, यानी मैं मेरी लिखवाया आपको सेकंड भाव से में क्या क्या देखते हैं उससे उसको अलग कर देगा या कमी ले आएगा। दोनों में से कुछ कितना पावरफुल है, कितनी डिग्री का है, उसके हिसाब से परिणाम आएंगे उसके। मैं देखने का तरीका बता रहा हूँ, ग्रहों को पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। यानी इसको अगर आप अपनी बुद्धि से थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो बड़ा प्यारे प्यारे रिजल्ट और प्यारे प्यारे रिसर्च हो जाएगी। किताबों में जो लिखा हुआ है, जो कुछ पढ़ा है, वो कोई फिक्स नहीं है। आप उसको बेस मत बनाइए कि ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा वो जो आप सोच रहे हैं, कितना एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये आपकी मन की शक्ति को नेगेटिव से पॉजिटिव करने का एक मेरा छोटा सा प्रयास है। इसके ज्यादा इस पे फिक्स नहीं होना है, मान्यता नहीं बनानी किसी प्रकार की। आपको रिलैक्स होकर करना है कार्रवाई, क्योंकि फिर आप गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अध्यात्म वाला बंदा इसमें जाएगा तो फिर थोड़ा सा बेंड ना हो जाए। तो आप पॉजिटिव शब्दों को देखिए क्या हो रहे हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं अपने रवि भाई साहब की कुंडली पे। रवि जी। जी भाई साहब। आपकी कुंडली में देखिए पहले नंबर पे 2 लिखा हुआ है टॉप पे। वृषभ लग्न। हाँ, वृषभ लग्न लगा हुआ है और यहाँ कोई ग्रह नहीं है। 4.36 डिग्री पे आपका ग्रह है, लगन है। फिर सेकंड भाव 3 नंबर है, कोई ग्रह नहीं है। और थर्ड हाउस में 4 नंबर के साथ जुपिटर है। जुपिटर का सबसे ऊंची स्थिति 4 नंबर की राशि पर है, उच्च का हो गया, और वो भी 29.39 डिग्री, यानी कि बूढ़ा हो गया। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है ना, वैसे वैसे ज्ञान की मात्रा बहुत बढ़ रही है भाई साहब जी। अच्छा। और यहाँ पे देखा जाएगा तो छोटे बहन भाई हैं, थर्ड हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस में शुक्र और सूर्य है, तो सूर्य सरकारी मकान दिलाता है और शुक्र बाग बगीचे वाला मकान दिलाता है। आपका खुद का प्लाट भी होगा तो बाग बगीचे वाला होगा, और गवर्नमेंट द्वारा अलॉटेड प्लाट में ऑक्शन में लिए गए या डेवलप्ड कॉलोनी में कहीं होगा। ये यहाँ से बड़ा मकान होगा, यहाँ से पता लगता है। 4 नंबर तक हम चर्चा कर चुके हैं अभी। तो बाकी के आपके 5 नंबर में मरकरी बैठा हुआ है 6 नंबर के साथ में, और छठी भाव में केतु बैठा हुआ है। अब छठे भाव में केतु क्या करता है? छठा भाव बीमारी का होता है। छठा भाव मामा मम्मी का, ननियाल का होता है। छठा भाव ऋण का होता है। तो आपको मैं कहना चाहूंगा, ऋण कितना मर्जी ले लीजिए, उतर जाएगा, स्थायी नहीं होगा। मामा मम्मियों के साथ भी संपर्क कोई कम ज्यादा नहीं होंगे, नॉर्मल रहे होंगे। और छठा भाव बीमारी का, बीमारियां भी कोई आपको बहुत लंबी हो जाए ऐसा कुंडली में योग नहीं है। तो ये आपके केतु के प्रभाव मैंने बता दिया। केतु आपका अकेला है, ये एक प्रश्न दूसरा खड़ा हो गया। तो अध्यात्म में कैसे आए उसकी जांच करने के लिए देखें तो चंद्रमा देखिए आपका 8वें भाव बैठा है 9 अक्षर के साथ में धनु राशि पे, और 7वें भाव में मंगल बैठा हुआ है जो लगन को देख रहा है। तो चंद्रमा जो बैठा है उसका नक्षत्र है शुक्र का, और वो आपके 4th हाउस में आ गया। चंद्रमा धनु राशि का हो गया। और अगर हम शनि को देखें तो 7, 8, 9, 10 शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पड़ रही है, एक बात। और दूसरी बात, राहु की 9th दृष्टि चंद्रमा पड़ रही है, यानी कि चंद्रमा को 2 दृष्टियों ने घेर रखा है, राहु ने और शनि ने। तभी आप अध्यात्म के अंदर ये कार्यवाही कर रहे हैं, नहीं तो कर नहीं सकते, आ नहीं सकते जी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपका 9th हाउस खाली है, 10वां घर खाली है। 11वें में शनि बैठा है रिट्रोग्रेड, और 12वें में राहु है। व्यर्थ के कामों में आपकी एनर्जी बहुत जाती है,
राहु 10-12वें घर बैठता जब, तो उसको बचाने का तरीका क्या है? आप मेडिटेशन का प्रोग्राम करते हैं, इससे बच जाते हैं। जी जितना टाइम मेडिटेशन, यानी 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे तो 4 घंटे 5 घंटे आपके व्यर्थ के बच गए। ये उसका प्लस पॉइंट है ये। जी सही अब कह आगे रहे हैं। बढ़ते हैं, कोई और प्रश्न बोलिए, तो आगे बढ़ता हूँ। 4 भाव तक की चर्चा करनी थी मेरे को तो। जी वर्मा जी की कुंडली बनाई मैंने। हाँ भाई साहब, वर्मा साहब, वर्मा साहब हैं? महावीर हाँ जी जी। वर्मा, हाँ जी। आपके 12 नंबर की राशि है लगन में, हाँ। और 1 नंबर जो नेक्स्ट घर है उसका सेकंड हाउस, उसमें चंद्रमा बैठा हुआ है। 3rd खाली है, 4th खाली है, 5th में राहु है, 6ठे में कोई ग्रह नहीं, 7वें में नहीं, 8वें में नहीं, 9वें में नहीं, 10वें में नहीं, 11वें भाव में आपके 6 ग्रह इकट्ठे बैठ गए, और 12वें भाव में शुक्र आ गया। तो 12वें भाव का शुक्र गारंटी देता है वर्ल्डली कंफर्ट्स की, वो आपके पास होंगे। अब चंद्रमा के दृष्टि देखो किस पे पड़ रही है? 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ रही है एक तो, और दूसरा केतु ग्रह जो है आपका 11वें भाव में है जुपिटर के साथ में। ये रीजन बना आप अध्यात्म में आए। शनि भी साथ वहीं पे है, मरकरी भी है, मंगल भी, सूर्य भी, कई चीजें हैं। तो आप, मैंने कई बार बोला हुआ है, आध्यात्मिक एनजीओ संस्थान से जुड़ना आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो वो आप जुड़े हुए होंगे या जुड़ जाएंगे, या कुछ भी रिटायर होने के बाद में जुड़े होंगे, कर रहे होंगे। तो आज की चर्चा हमारी पहले भाव, सेकंड भाव, 3rd भाव, 4th भाव तक था। अगले बार 5वें और 6ठे भाव के बारे में बोलेंगे, क्या क्या देखते हैं, फिर 7वें 8वें करते हुए चलेंगे, फिर थोड़ा और आपको अच्छा लगेगा, बीच में भी हम चर्चा भी करते जाएंगे। मन में कोई प्रश्न, कुंडलियां मैंने सारी सेव कर ली, अब दोबारा बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास पड़ी होगी। जब आप नेक्स्ट में आएंगे तो ये कुंडली खोल के रख ली जाएगी, और आपके पास कॉपी उसकी होगी। तब तक कोई मन में क्वेश्चन आएगा तो इसके बारे में चर्चा करते चले जाएंगे। हाँ, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा ना 3rd भाव से मालूम पड़ता है, 4th से मालूम पड़ता है, और वो खाली हो तो फिर उनका कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, खाली होने पे क्या होगा, वहां कोई ग्रह नहीं, कोई बात नहीं, पर वहां राशि तो लिखी हुई है ना कोई। अच्छा। जैसे मान लो आपके 3rd भाव में सेकंड 2 नंबर लिखा हुआ है, तो इसी राशि का मालिक शुक्र ग्रह हुआ, और वो आपके 12वें भाव में चला गया। इसका मतलब कब अपनी राशि से कितने भाव में गया? 7, 8, 9, 10, अपने से 12 में चला गया। यानी जो आपको वर्ल्डली कंफर्ट्स मिले आज तक, वो सारे आपके पराक्रम, यानी 3rd हाउस से पराक्रम भी देखते हैं। 3rd हाउस से आपके पराक्रम देखते हैं, छोटे बहन भाई देखते हैं। आपके पराक्रम से बहुत कुछ मिला आपको, और छोटे बहन भाइयों के सहयोग से बहुत कुछ मिला। ओके। आपके पड़ोसियों के सहयोग से, फ्रेंड्स के सहयोग से मिला। मुझे तो सभी का सहयोग रहा है, मुझे तो ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसका सहयोग नहीं रहा। हाँ, तो कुंडली में पावरफुल है ना इस मैटर पे। शुक्र बढ़ गया 12वें घर में, मालिक कहाँ का? 3rd का, और फिर 8वें भाव का मालिक है, 7 नंबर जहाँ लिखा हुआ है। 2 राशियों का मालिक शुक्र चला गया। 8वां राशि, 8वां भाव होता है जो गुप्त तरीके से आपके, यानी शादी के बाद ससुराल से भी लाभ मिलना, वो भी यहीं से प्राप्त हो गया। तो आपके सारे संबंधी कवर हो गए ना सारे इसमें। तो मुझे सबका सहयोग, सबका प्यार, स्नेह सबका मिला है मुझे। वो 11वां भाव, 6 ग्रह 11वें भाव बैठे हैं, तो सारे ऑलराउंडर बना दिया ना, इसी से तो बने आप। हर दृष्टिकोण से आपको पता होता चला गया, आपके प्रयास थोड़े से करने से भी परिणाम अच्छे आए हैं। इसको मीनिंग ऐसे बोला जाता है। जिसमें ग्रह होता है उसका मीनिंग तो ये होता है, ये तो सिग्निफिकेंट है ही, ये एडिशनल आपको बोनस पॉइंट मिले जा रहे हैं ग्रह। और जिसका नंबर ऐसा नहीं होता है, तो उसमें राशि होती है, वो लाभ देती होती है। तो राशि पूरी जिम्मेवार होती है उसमें। जिसमें ग्रह होता है उसमें 2 चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, राशि भी और वो ग्रह भी, 2 काम करते हैं। और जिसमें नहीं होता वो सिंगल की तरह पावरफुल हो जाता है, काम सारे वही करता है। फिर वो जब जब दशाएं उस पर चलेंगी, अंतरदशा, प्रदशा, महादशा, वैसे वैसे परिणाम उस राशि के तहत मिलते चले जाएंगे आपको, पराशरी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो भैया मेरे 3रे, 4थे, 5वें में तो सिर्फ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई राशि नहीं लिखी हुई है, और भी कई में है। राशि लिखी हुई है बहन जी, तो क्या ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। 3रे में, 5वें में 2 नंबर लिखा है, 6ठे में 3 नंबर लिखा हुआ, 7वें में 4 नंबर लिखा। राशि तो है ना इनकी।
तो ये कौन सी राशि कहलाएगी फिर? नहीं, राशियां तो वही कहलाएंगी। 2 नंबर वृषभ राशि है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क राशि है। अच्छा 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 इनके अच्छा, इसका ये मतलब होगा ना। ओके हाँ, ओके ओके, जी जी भाव जी आप जी। देखो, आप कंफ्यूज मत होइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, भाव फिक्स है जी यानी कि 30 डिग्री का सेगमेंट है। भाव, खाना या हाउस, वो एक फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। परंतु उसमें हम्म राशि बदल रही है सभी की और ग्रह बदल रहे हैं। हमारा फोकस, हमें क्या ढूंढना है वो तो भाव से पता लगेगा। और कब देगा कौन, कौन सा प्लेनेट देगा, कितने डिग्री पे देगा, क्या गारंटी हम्म देगा, वो ग्रहों के ऊपर चलता है मामला, उस पर चलता है, वहां से पता लगेगा। हम्म अब हर राशि 2.25 नक्षत्रों की बनी होती है, वो चर्चा आगामी में करेंगे। प्रत्येक राशि 2.25 नक्षत्रों के सेगमेंट से बनी हुई है। इसका आगे गहरे उतरने की बात कर रहा हूँ, पहले इतना ही समझ लीजिए भाव क्या है और राशि क्या है। और नक्षत्र ये भाव हो गया, राशि होगी और ग्रह हो गए। 3 चीजें समझने की बात अभी चल रही है, प्रारंभिक ज्ञान है, इसी पे आपको थोड़ा सा समझने बात समझनी है। हम्म। आप थोड़ा सा आज का अपना भी दिन में तो, चर्चा कर देते। हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ थोड़ी अपनी भी चर्चा कर देते। मेरी हम्म, मेरी कुंडली मैं खोलूं? खोल लेता हूँ। मेरी कुंडली देखता हूँ अभी। 12 नंबर की राशि है, लगन मेरा 12 बृहस्पति का है। और पहले भाव में कोई ग्रह नहीं है, सेकंड भाव में कोई ग्रह नहीं है, थर्ड में कोई ग्रह नहीं है, फोर्थ में मंगल है, मांगलिक हूं मैं, तो वो फोर्थ हाउस की वजह से मंगल वहां पहुंच गया। तो 5वां घर खाली, छठा में राहु आ जाता है, 7वें में सूर्य है, 8वें में बुध और शुक्र इकट्ठे हैं, 9th खाली है, 10th में मेरे 3 ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु, शनि और चंद्रमा। केतु 12वें घर चला गया, 11वां खाली है। तो अब आप, मैं इस फील्ड में कैसे आया? चंद्रमा के साथ शनि है कॉम्बिनेशन में, इसलिए मुझे 10th हाउस में नहीं, मेरे कर्मों में भी अध्यात्म लौट आया। तो मेरे जितने भी कर्म मैंने आप समझने के बाद किए हैं, आध्यात्मिक तौर से समझ के किए हैं। जब से अध्यात्म के अंदर आया तो मेरे कर्मों में बहुत फाइननेस और देवी शक्तियों का जो कह सकता हूँ कि समावेश हो गया। यानी वो अच्छे काम होने लग गए, बिल्कुल तरीके से होने लगे, रिफाइन होने लग गए। वो केतु जो 12वें घर बैठा, वो मुक्ति का मार्ग है, यानी वो 12वां घर किसी का है, इस संसार को छोड़ के जाने का, उसके अंदर सहयोग कर रहा है वो। 12वां घर मतलब आपके खर्चों का, इन्वेस्टमेंट का, सबका है, वहां से मुक्त करता चला गया। यानी मुझे तनाव नहीं दिया उसने कभी भी इस बात पे भी क्या है क्या नहीं है, पर स्वतः सब कुछ होते चले गए। और दूसरा, इस धरती पर जब आए हैं तो अंतिम जो राशि बनती है 12वें घर की, 12वां घर होता है, वहां से हमारी इस धरती से जगह छोड़ के जाना होता है, वो भी बनता है। तो वहां केतु अगर बैठता है तो उसका अंतिम जन्म माना जाता है उस व्यक्ति विशेष का, चाहे तो अपना जन्म अंतिम सिद्ध कर सकता है। जिनकी कुंडली में ऐसा होता है तो वो केतु का 12वें घर में होना बहुत जरूरी है। परंतु ये फार्मूला फिक्स ऐसे मत मानिए, ये किताबों में लिखा हुआ है, सब बताते हैं मोक्ष का घर है। पर आप ये मान चलिए सारे लोग स्वतंत्र हैं अपने अपने कर्मों के माध्यम से, कुछ परमात्मा की कृपा को साथ लेकर के अपने कर्मों को इतना महान बना करके अंतिम जन्म सिद्ध कर सकते हैं। कहीं कोई ऐसी कमी नहीं है कि उसका होगा और उसका नहीं होगा। तो कोई ऐसा भी ना माने कि ऐसा नहीं होगा। आपको पूरे स्वतंत्रता है, परमात्मा ने बड़ी छूट दे रखी है, और उसका परिणाम यही होता है कि हमें अपने हिसाब से चलना होता है। तो मेरा बता दिया मैंने आपको, सभी के चंद्रमा की जो पोजीशन है, या तो शनि से या केतु से या राहु से या कई बार सूर्य के साथ भी अफेक्टेड होती है, दृष्टिकोण होता है या कंजंक्शन में होता है। जितना ज्यादा उनके अंदर आपसी संबंध होगा उतना आध्यात्मिकता में आगे इंसान बढ़ता है, क्योंकि मन की सारी कल्पनाओं को वो रोक देता है। एक भी बात मन की पूरी नहीं होने देगा, मन को बना देगा अमन पहले तो। फिर क्या करेगा, जब समझ आ जाएगी आदमी परमात्मा पे भरोसा इस प्रकार 100% समर्पित भाव से काम करेगा, तो वो मन सुमन बन जाएगा। मन से अमन और अमन से सुमन बनने की जो प्रक्रिया है वो ध्यान साधना के माध्यम से संभव हो जाती है। और हम सबका मन सुमन बना रहे, हमारी इच्छा एक भी पूरी ना हो, जो भी इच्छा पूरी हो, उस परमात्मा की इच्छा पूरी हो, उस प्रकृति की इच्छा पूरी हो,
वो जैसा चलाएं, चलने के लिए हम हृदय से राजी हैं, शुक्रगुजार हैं। हमारा दिमाग छोटा है, इतना ज़्यादा समझदार नहीं है वो बन सकते ये सारी प्रकृति को समझ ले में या उनके अनुसार अपने आप को बनाएं, ऐसा नहीं कर सकते। अपने समझ में जितना कर सकते हैं वो यही कि जो हो रहा है, जो आ रहा है अंतःकरण में, उसके लिए तैयारी इस बात की कि अंतःकरण से जो विचार आ रहे हैं उनको आप सुनते रहिए, उन पर मनन करते रहिए, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लीजिए, उसके अनुसार अपने जीवनचर्या को चलाइए, परिणाम सारे बढ़िया आएंगे, इसमें कोई कमी नहीं। कारण आप अंतःकरण की आवाज सुन रहे हैं और अंतःकरण की आवाज सुनेंगे तभी जब मन को सुमन बना लेंगे, मन विलीन होने की स्थिति में होगा, लीन और विलीन हो जाएगा, तब अंतःकरण की आवाज सुनाई देती है। और जो आवाज सुनाई देती है उसमें जो स्पंदन हो रहा होता है वो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है। पल पल जो हमें गाइडेंस मिलती है वो वहीं से प्राप्त होती है। उसके प्रति हमें अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। ध्यान साधना के माध्यम से ही हो सकता है। कई बार चर्चा की अपने, ग्रह नक्षत्र फिर छोटे रह जाते हैं, इनका असर हमारे पर नहीं पड़ता। इनकी सीमाएं हैं, क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र दिखाई देने वाले हैं, पृथ्वी दिखाई दे रही है, ग्रह दिखाई दे रहे हैं, इनकी सीमाएं हैं। जो असीमा यानी बेहद से परे है वो इन ग्रह नक्षत्रों से भी ऊपर की बात है। तो जब हम ध्यान साधना में उतरते हैं तो इनसे भी हमारे जो कर्म हैं ऊंचे हो जाते हैं, इनका असर हमारे ऊपर कम पड़ता है, यानी कि पड़ेगा तो सही, कम पड़ता है। मान लो किसी की कुंडली में योग लिखा हुआ है, जैसे मेरा एग्जांपल देता हूँ, मेरे को मार्केश की दशा चल रही थी पिछले 2-3-4 सालों से। मार्केश का मतलब होता है या तो बंदा मर जाए, धरती छोड़ दे, या उसका भयंकर एक्सीडेंट हो जाए, बेड पे चला जाए, या ऐसी बीमारी लग जाए कि वो लंबी चले। परमात्मा की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ध्यान साधना और प्राणायाम मैंने ज़्यादा कर लिया। प्राणायाम करने से मेरा शरीर सद गया, डिटॉक्सिक हो गया, क्योंकि उसका परिणाम इस प्रकार से आया। और मुझे डेंगू हुआ 2021 को, 2 दिन, 1.5-2.5 दिन, 2.25 दिन में ठीक हो गया। तो वही सारा पीछे परिणाम क्या हुआ कि ऐसी परेशानियां आएंगी, परंतु वो पहाड़ जैसी परेशानियां राई के समान रह जाएंगी। होगा योग, तो ये जो ज्योतिष के योग तो घटित होंगे, परंतु उनके परिणाम थोड़े से प्लस वाले बहुत बढ़ जाते हैं और नेगेटिव परिणाम छोटे हो जाते हैं। यानी किसी का एक्सीडेंट भी हुआ तो मामूली सी खरोंच लगी, जान नहीं गई, तो वे परिणाम उसके हैं, क्योंकि उसके अंदर विचारों का जो समावेश है वो एक प्रकार से प्रकृति से नैसर्गिकता में जुड़ा हुआ है। तो वही बार बार ये बातों की चर्चा चलते हैं। ग्रह नक्षत्र जो है किसी लेवल पे आके उनकी भी काम जो है सीमित हो जाता है, उससे भी हम आगे जा सकते हैं। शर्त नहीं है, हम अंतःकरण से चलते हैं। तो आज की सभा एक हमारा भी बताओ। क्या एक ये है भाई जी कि जैसे आपने बोला कि मेरा मार्केज दोष था, तो क्या ऐसे परिवार के लोगों के ग्रहों का भी प्रभाव अपने परिवार के लोगों पर पड़ता है? जैसे मान लो आपका, तो ये हो सकता है कि आपकी माता की कुंडली बहुत स्ट्रांग रही होगी, आपके पिता की कुंडली या आपकी पत्नी की कुंडली बहुत स्ट्रांग, या बच्चे की कुंडली, जिससे आप बच गए, ऐसा हो सकता है क्या? होता है क्या? कह रही है उनके भी तो हिसाब पेंडिंग पड़ा है, तो जब हिसाब चुकता ही नहीं हुआ, श्वासों की संख्या खत्म ही नहीं हुई, श्वास लंबे गहरे है लेने की प्रैक्टिस में क्या हुआ, समय बढ़ गया, तो ये हमारे खुद के यानी अंतःकरण के द्वारा बताए महसूस किए गए जो विधि विधान है उसमें चले अपने, तो हम कुछ सेफ हो गए, सेफ रास्ता है। यानी क्वालिटी लाइफ इसी को तो बोलते हैं। जीते तो सभी हैं, जीते सभी हैं, क्वालिटी लाइफ में कैसे जीते हैं? तो आपको इसके लिए थोड़ा सा रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, फिनिशिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए मेडिटेशन भी एक रास्ता बनता है। और दूसरे छोटे शब्दों में बोलते हैं अपने नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। बोलते हैं ना अपने व्यवहार कुशल होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, माफ करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, अपने आप को बदलना होता है और सभी को आत्मिक रूप से देखना होता है, बहन भाई के रूप में देखना होता है, उनके साथ वैसा सहयोग करना होता है और हर वक्त रेडी रहना होता है, एवर रेडी। मान लो सभी के पास समय है और किसी के पास समय कम है या ज्यादा है और कोई आके ये बोल देता है कि भी आपका तो समय धरती पर पूरा हो गया, चलो, तो हमेशा है कि जो ऑलरेडी यहाँ रेडी सब छोड़ दिया, खत्म। तो यहाँ ज्यादा पकड़ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ है, पकड़ नहीं होनी चाहिए।
उसके लिए अभ्यास नहीं करना होता, उसके लिए मन में एक ही विचार आता है कि जो दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं, डिग्रियां हैं, एक्वायर्ड जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है, कमाया है, वो सारा का सारा टेम्परेरी है, क्षय होने वाला है। तो ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जब मैंने मकान बनाया 2006 में, तो 50,000 रुपये मैंने साइड में रख दिए। बे मिस्त्री गलती करेगा, मेरे पास समय नहीं है, और वो गलती का भुगतान इस 50,000 में करेंगे हम, ताकि मुझे पीस ऑफ माइंड मेरा खराब नहीं करना। मेरे को अपना पीस ऑफ माइंड खराब तब होगा ना, मेरा उसे नुकसान कर दिया और क्यों कर दिया और ये क्यों कर दिया। तो प्रोफेशन के अंदर भी हम देखते हैं, मैं साल के 50,000 रुपये रख देता हूँ, भी मेरे को ऐसे कोई ठगी मार गया, नहीं दे गया, कुछ कर गया, तो उसी में रेस्ट हो जाते हैं। या सरकार ने पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, कोई बात नहीं, तो माफी की भावना रहती, ज़्यादा उलझता नहीं मैं। फिर ये सारा पॉइंट खुद को सेल्फ सजेशन से, सेल्फ मोटिवेशन से, सेल्फ यानी खुद के ऊपर सारे आप रिसर्च करिए, तो आपका सारा जीवन ही सफल हो जाएगा। खुद पे रिसर्च करते करते आप वही फार्मूले जब साथ में एनर्जी के रूप में आसपास के लोगों को प्राप्त होंगे, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। आपको दिखेगी नहीं प्रॉब्लम, फिर क्या करेंगे? तो प्रॉब्लम देखना जरूरी है, देखते रहो आप। कितना कुछ लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए। आप अपने आप को मानो मैं सूर्य के समान हूँ, महाकिरण हूँ उसकी, परमात्मा की। तो सूर्य के ऊपर कोई थूकेगा, उसको कोई बुराई करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? उसका करने दो। अच्छा करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और बुरा करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अपने आप को अडोल बना लो, अडोल स्थिति, यानी अब डोले नहीं ज्यादा, मन मस्तिष्क में हलचल पैदा ना हो। ऐसा मान के चलो कि जिसने श्वासों की संख्या फिक्स करके भेजा है धरती पर किसी मकसद के लिए, किसी और की मजाल क्या है कि वो पहले लेके चला जाएगा या खराब कर देगा, इतना विश्वास होना चाहिए। तो हमारे हर कर्म में परमात्मा का समावेश करते हुए, उसकी याद में, थैंक्स के साथ में, ड्यूटी मानते हुए कि हम उसके अंदर हैं, वो हमारे अंदर नहीं है, वो उसके अंदर हम हैं, तो हमारा सारा अहंकार तो वहीं खत्म हो जाएगा कि हम उसके अंदर हैं, वो करवा रहा है, हम कर रहे हैं, वो गाइड कर रहा है, हम कर रहे हैं, जैसे करवा रहा है कर रहे हैं। तो आप बाहर की दुनिया से ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, सबके बीच में रहेंगे, कमल के फूल के समान रहेंगे, परिणाम अच्छे आएंगे। ना तो आपकी हेल्थ खराब होएगी, ना आपका मानसिक तनाव बनेगा। और उसके लिए मैंने बहुत कई बार कहता रहता हूँ, मजाक में कहता है, संडे वाले दिन 9 से 9:15 बजे 15 मिनट के लिए तनाव ले लो, लेना जितना, इकट्ठा घर बैठ जाओ, जैसे 15 मिनट फिक्स कर लो भी आओ सब तनाव ले लेते हैं, कोई छोटी मोटी बात करनी है तो 15 मिनट में कर लो, फिर अगले समय तक 7 दिन तक एंजॉय करो। हर वक्त हर चीज थोड़ी की जाती है। तनाव लेने का भी समय फिक्स कर लो, तनाव लेना है जरूरी है तो ले लो, 15 मिनट में बहुत होता है, क्या करना ज्यादा लेके, उसको सारा दिन ले फिरते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप घर आओ तो दफ्तर सारा छोड़ करके आओ, दफ्तर जाओ तो घर का सारी बातें छोड़ दो, जहां जाओ वहीं का हो जाओ, वो 100% हो जाओ। यानी योगदान क्या हुआ? हर कर्म में 100%। परिणाम की चिंता नहीं करनी, जो होगा अच्छा ही होगा। हमारे लिए गलत भी हुआ है, कहीं असफल भी हुए हैं, तो भी मन में हमारी भलाई छुपी हुई किसी न किसी प्रकार से। तो दुआ करता हूँ कि आप लोगों का स्नेह बना रहे। हमारी भी बता दो। क्या बताएं बोलो। 6 सितंबर बनाई है ना हमारी कुंडली आपने? हाँ, तो मेरा भी सितंबर में जन्म हुआ है, तो देखो सितंबर में 3-4 मेंबर है ना, तो सितंबर का मेरा भी सितंबर में। हाँ, सितंबर का मतलब है ये जो महीने है, इनका मीनिंग होता है सूर्य की पोजीशन कैसी होती है, और चंद्रमा की पोजीशन तो बदलती रहती है, सूर्य की पोजीशन पे ज्यादा बेस चलता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे ऋतु में बदलती है, तो ये शरद ऋतु से शीत ऋतु की ओर बढ़ते हैं। और अगर शीत ऋतु से फिर आगे बढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु की ओर, बसंत की तरफ बढ़ते हैं, तो इनका मीनिंग अलग अलग है। जैसी ऋतु में लोग पैदा होते हैं वैसे उनके स्वभाव में परिवर्तन भी दिखता है। राशि चंद्रमा से देखी जाती है, चंद्रमा जिस नंबर पे राशि पे होगा वो आपकी राशि है। वो हमने बात नहीं की, तो अब जैसे मैं लंबा समय हो गया, वीडियो लंबा करने की आवश्यकता तो कर देते हैं, नहीं तो वाइंड अप करने का प्रयास कर रहा था मैं। तो
सोनिया जी सर आपकी तीसरे और चौथे भाव में वो प्लैनेट्स का भी नहीं बताया आपने, उनमें वो प्लैनेट हो तो क्या इसका मतलब होता है? अच्छा तीसरे चौथे भाव में जो नंबर लिखे हैं ना वो राशि है, उनके जो मालिक होते हैं वो अपना प्रभाव डाल रहे होते हैं, यानी वो घरों के मालिक हैं। 12 भाव है तो 12 मालिक भी बन गए, तो 12 भावों में 12 मालिक का मतलब है 9 जो ग्रह हैं वो मालिक हैं, उनमें से 7 ग्रह, 2 ग्रह तो है ही नहीं। सर राहु प्लैनेट होते हैं ना, सर प्लैनेट राहु कोई बैठा हो उसमें। हाँ प्लेनेट पर परिणाम तो वो देगा ना, एडिशनल परिणाम देगा वो। मानो आपकी राशि में, मैं बात कर रहा था छाया जी, आपकी राशि में तीसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है ना, 6 नंबर की राशि है, जी सूर्य बैठा हुआ है। तो सूर्य हर साल 6 नंबर की राशि पे 25 सितंबर को यही होगा, इसकी स्थिति फिक्स है। इसने 1 डिग्री रोज चलना है, उसी के आधार पर हमारा कैलेंडर बना हुआ है। रोज 1 डिग्री चलता है, 365 डिग्री चलता है, तो बदल जाती है, साल बदल जाता है। तो सूर्य यहाँ है कन्या राशि पे, यहाँ आकर के थोड़ी गर्मी कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों का जीवन, अब थर्ड हाउस में सूर्य बैठने का मतलब होता है कि थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है, हमेशा आपको ये गारंटी के साथ में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रखेगा। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक अगर आपको पता लग जाए ये, तो मन में तनाव इस प्रकार का नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा। पैसा आएगा, आपकी किस्मत का आएगा, देगा वो, व्यवस्था करेगा कोई ना कोई। आपको अलर्ट रहना है। दूसरा चौथे भाव में राहु और मरकरी है। अब राहु आपको 29.2 डिग्री पे है, तो कोई खास इसका असर नहीं है। अगर ये नहीं होता, क्योंकि दशा आपको जुपिटर की शुरू हुई है, इसलिए नया मकान बन गया आपका। अगर राहु यहाँ पे डिग्री 22 डिग्री का होता तो आपका मकान नया नहीं बनता, आपको पुराने मकान में रहना पड़ता, पुराने मकान के अंदर ही रहते आप, या टूटा फूटा पुराना मकान होता। समझ में आ गया आपको? जी मरकरी आपका अच्छा है, अपने मित्र की राशि शुक्र बैठा है, तो आपके चमड़ी का रंग गोर वर्ण किया हुआ है, सुंदर बनाया हुआ है, थोड़ी आभा दिखाता है, तो ये उसका कारण है। लगन में बैठा आपका सूर्य है, सॉरी शनि। अब चंद्रमा की राशि में भी शनि बैठ गया, तो चंद्रमा का कनेक्शन तो कर दिया उसने, तो अध्यात्म में तो आप आ ही गए। और वो जाके 10वें घर बैठ गए केतु के साथ जाकर के, यानी आपके हर कर्म में आध्यात्मिकता का एहसास होता है। 10वां घर कर्म का होता है, हर कर्म में आध्यात्मिकता का एहसास होता है, और आपको वो हार्ड कर्म से बचाता है। आप अपने आप को प्रतिष्ठा प्राप्त करने में आगे नहीं रखते, पीछे हट जाते हैं कि कोई नहीं, आगे वाला चला जाए। आप दौड़ करके अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते कि मेरा सम्मान वहां होना चाहिए, ये आपकी खूबी है, ये क्योंकि केतु होने नहीं देता। ऐसा ही होगा। जी बिल्कुल, मुझे आगे होना या नाम आना पसंद नहीं है। हाँ पसंद नहीं है ना, मैंने तो बोला ना केतु है 10वें घर का। तो कुंडली को पढ़ने का तरीका क्या है कि ग्रहों की जो क्वालिटी है, उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसकी जो सिग्निफिकेंस है, वो समझ में आ गया। तो जो विवेचन किया जाता है, ये विवेचन मैं खुद अपने लेवल पे कर रहा हूँ, ये किताबों में नहीं मिलेगा आपको। ऐसा कुछ तो मिल जाएगा जो पुरानी बेसिक बातें हैं, परंतु जो परिणाम है वो सारा आप जैसे अध्यात्म में धीरे धीरे आपकी जो सोच है वो काफी काफी गहरी और काफी क्वालिटी वाली हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आप अच्छी तरह से बात को कह पाएंगे, इन शब्दों का बड़ा खेल आपके साथ आ जाएगा। तो जब शब्द का खेल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो नेगेटिविटी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आदमी गुस्से में कब आता है? जब शब्द खत्म हो जाते हैं। मारपीट कब करता है? जब शब्द बहुत कम होते हैं। जब शब्द बहुत भंडार होगा तो छांट छांट के बोलेगा ना, कहाँ से होगा? तो थोड़ा पेशेंस ही तो रखना है, तो मेडिटेशन से आ जाता है। तो आपको मेडिटेशन बहुत सूट करेगा, क्योंकि शनि आपका लगन बैठा हुआ है, नहीं तो आपको आलसी बना देगा, ये टालने की प्रवृत्ति में ले जाएगा। ये नेगेटिव पार्ट है उसका।
और सर अब बात तीसरे करते भाव हैं। में अगर केतु आ जाए तो जैसे आप कह रहे हैं ना केतु कट ऑफ कर देता है, तो तीसरे हाँ, भाव तो में फिर वो केतु हो तो केतु आ जाए तो उसको कर्म ज्यादा नहीं कराएगा, उसको पराक्रम ज्यादा दिखाने की इच्छा नहीं होगी। ठीक है यार, जो है बढ़िया है। और घर में सबसे छोटा बना देगा उसको, या घर में बड़ा बना देगा, तो उसको ज्यादा काम धाम नहीं करना होगा, फिरता रहेगा अपने काम मस्त से। जब तक दूसरे ग्रहों को देखना पड़ेगा, पर उस पर्टिकुलर प्लेनेट की बात कर रहे हैं आप। यानी उसके बाजुओं को ज्यादा बाजू के थर्ड बाजू का होता है, बाजू हमारे कंधे हैं, हाथ है, तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने देगा। और सर भाव 12वें भाग में केतु आ जाए तो 12वें भाव का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, 12वां भाव जेल का होता है, 12वां भाव लंबी बीमारी का होता है, 12वां भाव विदेश गमन का होता है, दूसरों के पास जाना होता है, वहां से उसको विड्रा कर देगा। यानी मैं अपने बारे में लाऊं तो मेरे को ज्यादा लोगों के बीच मिक्सअप होने की आदत नहीं है, अच्छा लगता मुझे। मैं अपना जा करके भी वहां पे नहीं होता, इस तरह मोड में होता हूँ। काम किया और वापस, काम किया और वापस, पर्पजफुली गए और वापस, पर्पजफुली गए और वापस। ये व्यर्थ से बचाता है यहाँ रह करके। तो ये टेक्निक समझ में आई मेरे को, तो मेरा स्वभाव बदल गया। मैं जाता हूँ, बहुत यात्रा करता हूँ। अब ऐसा मानिए कि एवरेज 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर पर डे यात्रा होती है मेरी एवरेज। तो इतनी यात्रा करता हूँ, तो जा करके फिर मैं आता हूँ, तो मैं काम किया और वापस आ गया। तो महीने में आप मानो कि 15 से 20 दिन का तो रहता है, तो सारे काम कर आता हूँ। पर तो मैं वहाँ पे अटैचमेंट नहीं होती किसी प्रकार की, काम किया और बात खत्म। ये डिटैच कर देता है, जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ डिटैचमेंट आ जाएगी। आप देखो किसी का केतु 7वें घर में होता है, वहाँ पे पति पत्नी के जो रिलेशन होते हैं उनमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, डिटैचमेंट रहता है। एक ही कमरे में सो रहे होंगे, अलग अलग सो रहे होंगे, एक ही मकान में रह रहे होंगे, या ससुराल से अलग कर देता है, वो ससुराल से नहीं जुड़ सकता उनका मामला। या आप में कई बार तो केतु बहुत यानी डिग्री वाइज पावरफुल हो आप 7th हाउस में, तो शादी नहीं होने देता, होने देगा तो अलग करा देगा, तलाक दिला देगा। अब राहु बैठ जाएगा तो भी नहीं कुछ अलग आएंगे। ये डिग्री वाइज और किस नक्षत्र का वो रोल है वहाँ पे, ये अपने फलित पे बात करेंगे तो थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि अभी पूरी बात समझ में पूरी नहीं आएगी आपको, अधूरी अधूरी आएगी। फादर साहब मेरा देखो ना, हाँ जी, मेरा देखो आप। क्या देख रहे हैं बेटा, बोलो। अब केतु आपका पावरफुल है 9th हाउस में 23 डिग्री पे। प्रकृति मेरे को बुलवाने के लिए रुकवा रही है रुकावट लगा दी, देखो 1 घंटा हो गया ना, तो रुकावट आ जाती है। तो ज्यादा कहते हैं रहस्य और ज्यादा मत करो, बस रोक दो। अब ज्यादा लंबा अच्छा, चलेंगे तो बात दूसरी है, आपको बता दूंगा बेटा, मैं वैसे बता दूंगा इधर। ठीक है बाबा जी, ठीक है। आपकी कुंडली देख लूंगा अलग से, मैं आज ही देख लूंगा बेटा मेरा, और पास में रहते हैं और मेरे से थोड़ा दूर रहते हैं, देखो आपके सामने केतु 12वें 9वें घर का सर परिणाम है। हमारा भी नेक्स्ट क्लास में बता देना, कोई बात नहीं। हाँ, आपका तो बताई देता हूँ क्योंकि मैंने कुंडली में बना रखी है आपकी। आपका केतु 2nd भाव में है, तो 2nd भाव का मतलब है परिवार, पति पत्नी, मियाँ बेबी और बच्चे। यहाँ केतु जो बैठेगा तो यहाँ पे अटैचमेंट सात्विक होगी, रादर संसारिक डिटैचमेंट होगी। यानी अटैचमेंट आध्यात्मिक होगी, संसारिक नहीं होगी। डिटैच रहेंगे, कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और 2nd भाव जो होता है वो वित्त का होता है, नहीं अब कितना पैसा आपका बैंक में पड़ा हुआ है, तो उसमें ज्यादा चिंता आपको नहीं होगी। है तो ठीक है, नहीं तो ना सही, कोई बात नहीं, जमा कराने की प्रवृत्ति नहीं है, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो जैसे है। ये उसका पॉइंट है। और 2nd भाव को और आगे देखें तो आपकी वाणी का है, तो कम से कम बोलने का प्रयास करेंगे, शांत रहने ज्यादा जाएंगे, कोई बात नहीं, अपने आप मोल्ड कर लेंगे। तो 2nd भाव के जितने भी फल है ना, उनमें थोड़ी कमी ले आएगा या फिर उनसे मुक्त कर देगा, क्योंकि 26 डिग्री का है, तो असर इसका बहुत कम है। अगर ये यहाँ पे 22 डिग्री का 18 डिग्री का होता तो परिणाम कुछ और होते। ये सारा मैथमेटिक्स है, ये बात ज्योतिष, ये ना सारा मैथमेटिक्स, गणित है सारा। गणित में थोड़ा सा रुचि आते ही सारा ठीक हो जाता है।
डिग्री ऐसे केतु बैठा देने से नहीं काम होगा। डिग्री में कितने बैठा हुआ है, फिर उसके किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, कौन सी राशि बैठा हुआ है, कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, उन सारा कॉम्बिनेशन जब लेंगे तब हम तो नेट शल में पहुंचेंगे परिणाम इसके। और दशाएं कौन सी चल रही है वर्तमान में, आपको वर्तमान में दशा शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह आपका 11th हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस का लॉर्ड है, बैठा हुआ 8th में। तो छठे भाव का मतलब होता है इच्छा पूर्ति का भाव होता है। 8वें भाव में बैठ गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो अदृश्य रूप से, गुप्त रूप से स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। प्रयास नहीं करना पड़ेगा। प्रयास करेंगे तो पूरी नहीं होंगी, और अप्रयास में मन में बात हुई छोड़ देंगे तो स्वतः हो जाएंगे। ये इसका परिणाम है। बाकी चर्चा बाद में कर लेंगे। कुंडली सेव कर ली मैंने। आज की मीटिंग लंबी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ इसको वाइड अप करें। 9:23 हो गए। तो अगर केंद्रा साहब हैं और भी जो टीम के मेंबर हैं बेचारे लगे हुए हैं, उन सबका शुक्रगुजार करते हुए दुआ करता हूँ कि ये ज्ञान आपको परमात्मा के रास्ते तक और अच्छे तरीके से ले जाए, क्योंकि तो ये सारी व्यवस्था नैसर्गिक है। तो नैसर्गिक डिजाइन किसने की हुई है, जिसने डिजाइन की हुई है उसको समझने की बात हम कर रहे हैं। यानी हमारी जो लेवल है सोचने का थोड़ा ऊंचा उठता जा रहा है, तभी तो हम समझ पाएंगे ना। तो सभी लोग अपने कार्यों में लगे रहें। परमात्मा से दुआ करता हूँ सब लोग खुश रहें, मजे करें। इन दुआओं के साथ, इन शब्दों के साथ आज की मीटिंग का समापन करते हैं। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल।